स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अ न्यू सक्सेस पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के बीच में मित्रों एक नया टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण का एक पार्ट है। हम इसमें आज पढ़ेंगे बायोम का अर्थ क्या है, बायोम क्या है, बायोम किसे कहते हैं, बायोम के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है। तो चलिए मित्रों ना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बायोम के बारे में। तो हमारा जो शीर्षक है बायोम का अर्थ क्या है, तो बायोम का हिंदी अर्थ जैव क्षेत्र है। बायोम अर्थात जैव क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रहने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के रहने के समान विशेषता एक जैसी होती है। मतलब जो ऐसा क्षेत्र मित्रों जहां प्रजनन करने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं और उस वातावरण का वो निर्माण करते हैं, तो वो मित्रों क्या होता है, वो जैव क्षेत्र कहलाता है या बायोम कहलाता है। इसमें बायोम को मुख्यतः मित्रों हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो स्थलीय बायोम और दूसरा जो है मित्रों जलीय बायोम। स्थलीय बायोम किसे कहते हैं, तो स्थलीय बायोम उसे कहते हैं जो पृथ्वी के स्थलीय भाग में पाए जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सम्मिलित रूप से स्थलीय बायोम का निर्माण करते हैं, उन्हें स्थलीय बायोम कहते हैं। तो स्थलीय बायोम को मुख्यतः कितने भागों में हम बांट सकते हैं, इसे भी 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है वन बायोम। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र अत्यंत गर्म क्षेत्र होता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है मित्रों वो बहुत ही गर्म होता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर समुद्री जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। जहाँ पे भी मित्रों गर्मी अधिक होगी वहाँ पे वाष्पीकरण जो होगा वो तेजी से होगा, अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वर्षा भी अधिक होगा। तो वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर अत्यंत घने वन पाए जाते हैं, मतलब कि पास पास घन पाए जाते हैं। और जहाँ भी वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा होगी, वहाँ पे जो घन होंगे वो बहुत पास पास मिलेंगे और अधिक मात्रा में वन मिलेंगे। आगे देखते हैं। वन बायोम को विषुवत-रेखीय वन तथा उष्णकटिबंधीय वनों में विभाजित किया गया है। जो वन है उसको हम 2 वनों के कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला विषुवत-रेखीय वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय वन। तो देखते हैं विषुवत-रेखीय वन क्या होता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो वन पाए जाते हैं वो विषुवत रेखा में पाए जाने वाले वनों के अंतर्गत आते हैं। मतलब मित्रों पृथ्वी पर जो भी विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच पाए जाते हैं जितने भी वन वो विषुवत रेखीय वन के अंतर्गत आते हैं। अब विषुवत रेखा में पाए जाने वाले वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा में पाए जाने वनों को किस नाम से जाना जाता है, तो सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत सघन होते हैं, पास पास होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता। ये इतने पास पास होते हैं, इतने घने होते हैं मित्रों कि क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अंदर पृथ्वी तक, धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। विषुवत-रेखीय वन के कुछ उदाहरण हैं मित्रों, बांस, रबर, चंदन, महोगनी, रोजवुड आदि वृक्ष जो हैं ये सारे विषुवत-रेखीय वन के उदाहरण हैं। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि विषुवत-रेखीय वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो ये बांस, रबर, चंदन, महोगनी, रोजवुड आदि इस प्रकार के जो इस कैटेगरी के जो वृक्ष है वो आते हैं। आगे देखते हैं। भारत के केरल राज्य में स्थित शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के केरल राज्य में जो शांत घाटी है उसमें भी पाए जाते हैं, और जो पश्चिम बंगाल का हमारा सदाबहार वन है, सुंदरवन,
और वहाँ भी सदाबहार वन पाया जाता है। शांत घाटी जो है मित्रों वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। शांत घाटी पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। मित्रों जितने भी मैंने जो सेंटेंसेस हैं मैंने जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो क्वेश्चन एक प्रकार से बन जाता है। जो मैं अंडरलाइन किया है मैंने उसको बोल्ड किया है वो क्वेश्चन है। आप उस पर ध्यान देंगे तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति विरल होती है। यानी मित्रों उष्णकटिबंधीय जो वन है यहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ का जो वनस्पति होता है वो विरल होता है, मतलब दूर दूर होता है, पास पास नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय वन वायु में सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये विरल होता है, बिल्कुल दूर दूर होता है। इसे अशांत वायुम भी कहा जाता है। यहाँ पर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय वन में मित्रों जो होता है कौन से वन पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन में नहीं पाए जाते, बल्कि उष्णकटिबंधीय वन में जो पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन बायोम के अंतर्गत जो हमारे वृक्ष हैं वो नीम, पीपल, महुआ, बरगद, आम, शीशम आदि वृक्ष, इस प्रकार के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। जो कि क्या होता है कि इनका जो पत्ता होता है वो झड़ जाता है साल में एक बार, तो ये पतझड़ वाले वन होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मित्रों के एग्ज़ाम में कि हमारे भारत में किस प्रकार के वन ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं घास बायोम। घास बायोम मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो मित्रों जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है वो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र होता है। ये जो उष्णकटिबंधीय घास बायोम कहलाता है। यहाँ पर तापमान अधिक रहता है जिसके कारण वर्षा अधिक होती है और यहाँ स्थान घास का सघन क्षेत्र बनाता है। कह रहा मित्रों कि जो पृथ्वी पर हमारा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा घास का बायोम कहलाता है, तो उष्णकटिबंधीय घास का बायोम कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान जो होता है वो अधिक होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जिसके कारण जो वर्षा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है और यहाँ स्थान घास का सघन क्षेत्र मिलता है। तो कैंपोज जो है वो घास का मैदान का नाम है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। ये सारे जो घास के मैदान हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से मित्रों, कई बार पूछा हुआ है, तो इन्हें याद रख लीजिएगा आप लोग क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ब्राज़ील का कैंपोज क्षेत्र कॉफ़ी की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो मित्रों ब्राज़ील का कैंपोज क्षेत्र है उसमें कॉफ़ी की कृषि होती है वो अत्यंत ही उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो कॉफ़ी की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जो कॉफ़ी होता है वो लेटराइट मिट्टी में ही उगता है। लेटराइट का अर्थ क्या है मित्रों, तो ये है ईंट के समान कठोर। लेटराइट का मतलब यही होता है कि ईंट के समान कठोर। तो ये है मित्रों, आप समझ गए होंगे कि उष्णकटिबंधीय घास बायोम क्या होता है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास का बायोम क्या होता है। तो पृथ्वी पर 45 डिग्री नॉर्थ से
66 डिग्री नॉर्थ तथा 45 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ यानी दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान या बायोम कहलाता है। यहाँ पर तापमान क्या होता है मित्रों कि कम होने के कारण समुद्री जल कम वाष्पीकृत होता है। जहाँ भी तापमान कम होगा वहाँ पे जो समुद्र का जल होगा वो कम वाष्पीकृत होगा, वायुमंडल में जाएगा। तो क्या होगा कि जहाँ कम वाष्पीकरण होगा वहाँ पे वर्षा भी कम होगी, तो जिससे यहाँ पर वर्षा कम होती है। और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर घास जो होता है वो विरल होता है, दूर दूर होता है। और कुछ उदाहरण है मित्रों जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बायोम का उदाहरण है। तो प्रेयरी जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी जो है वो मध्य एशिया और पश्चिमी रूस में ही पाया जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पम्पास दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में पाया जाता है। ये सभी सारे जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मित्रों घास के मैदान है। इन्हें भी आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि टुंड्रा बायोम किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर वह क्षेत्र जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच अवस्थित है। पृथ्वी पर यह क्षेत्र जो होता है टुंड्रा बायोम का वो कितने अक्षांश के बीच अवस्थित होता है। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच अवस्थित होता है। यहाँ पर तापमान बहुत ही क्या होता है मित्रों कि कम होता है, जिसके कारण वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती। टुंड्रा बायोम में क्या होता है मित्रों कि वर्षा नहीं के बराबर होती है। वर्षा के नहीं होने से वनस्पति का विकास जो होता है नहीं हो पाता है। जहाँ पे वर्षा नहीं होगी और जाहिर सी बात है वनस्पति का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे टुंड्रा बायोम में ही ऋतु प्रवासी पक्षी जो होते हैं जिसे साइबेरियन सारस कहते हैं टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो साइबेरियन सारस है जो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा है मरुस्थलीय बायोम। ये क्या होता है। तो मरुस्थलीय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मरु और स्थल। जहाँ पर मरु का अर्थ क्या होता है मड़ा हुआ, और स्थल का अर्थ क्या होता है, और स्थल का अर्थ है स्थान, जगह, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा हो। वहाँ क्या होती है वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है बायोम होता है उसमें वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो उत्पादन नहीं हो रहा हो अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा हो और वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती हो और उत्पादन नहीं होता हो, तो मरुस्थलीय क्षेत्र वो कहलाता है। पृथ्वी के 14% भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। मतलब 100% में से जो मरुस्थलीय भाग है मित्रों वो कितना है 14% जो भाग है मरुस्थल है, जहाँ बिल्कुल क्या है मित्रों की जो खेती नहीं होता है, बिल्कुल वन नहीं है और मरा हुआ भूमि है। यह मरुस्थल महाद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा पाए जाने के कारण उस जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे वर्षा नहीं होती है। कहीं भी वाष्पीकरण नहीं होगा तो वहाँ पे वर्षा नहीं होगी। वर्षा न होने के कारण वह क्षेत्र जो है मरुस्थल में क्या होता है मित्रों तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जलीय बायोम अब किसे कहते हैं। तो ये सारा मित्रों जो था वो स्थलीय जल के अंतर्गत मित्रों ये था। स्थलीय जो हमारा बायोम था ये सब स्थलीय बायोम का अंतर्गत था। ये मित्रों बायोम जो था हमारा वो दो पार्ट में बटा हुआ था, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। तो स्थलीय बायोम के अंतर्गत मित्रों वो 4 भाग थे। जो वन बायोम को हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा घास बायोम, उसके बाद मित्रों हमने पढ़ा शीतोष्ण और कटिबंधीय घास बायोम, और ये टुंड्रा बायोम पढ़ा तीसरा, और चौथा मरुस्थलीय बायोम हमने पढ़ा। तो ये 4 उसका जो स्थलीय बायोम है उसके पार्ट हो गए। तो मुझे आशा है कि आप हमारे द्वारा जो बताई जा रही है आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो, हमारा प्रयास जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या अभी नहीं आ रहा है, तो हमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, हम उसमें बदलाव करेंगे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी कमियां हो, आपको लग रहा हो कि नहीं हमारे अंदर क्या कमी है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए उस चीज़ को जो आपको लग रहा है कि हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, तो हम बदलाव करेंगे। तो ये था मित्रों स्थलीय जो बायोम था, उसके परिभाषा, उसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होती है, वो सारा चीज़। अब हम पढ़ते हैं जलीय बायोम, जो बायोम का दूसरा पार्ट होता है। तो जलीय बायोम किसे कहते हैं? पृथ्वी के जलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु समग्र रूप से जलीय बायोम का निर्माण करते हैं। यानी पृथ्वी के जो जलीय भाग है मित्रों, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, समग्र यानी सभी रूप से जलीय बायोम का वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि बायोम। जलीय बायोम के सब क्या है मित्रों? ये प्रकार है। खुला समुद्र, ये जो होता है इसकी परिभाषा है 3 ओर जल होता है और 1 ओर क्या होता है? स्थल से घिरा क्षेत्र जो होता है वो खुला समुद्र कहलाता है। यानी 3 ओर से क्या होगा मित्रों? जल होगा और 1 ओर से क्या होगा? वो स्थल होगा, तो वो समुद्र कहलाएगा। समुद्र में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर की गहराई तक ही जा पाता है। ये मित्रों जो है वो समुद्र में सूर्य का प्रकाश जो होता है मित्रों, वो समुद्र में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर की गहराई तक ही जा पाता है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। जो भी प्रवाल भित्तियाँ होती है वो जहाँ गर्म जलधारा होता है, उष्णकटिबंधीय महासागर होता है, वहाँ पे ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। प्रवाल एक कवच के अंदर पाया जाता है। यह कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो प्रवाल भित्ति का जो कवच होता है मित्रों, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विश्व की सभी बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो मकर रेखा के ऊपर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो मकर रेखा के ऊपर स्थित है और इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत में लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो प्रवाल भित्ति से के मिलने से ही हुआ है मित्रों। अब ये नेक्स्ट आ जाते हैं आर्द्रभूमि बायोम। आर्द्रभूमि को नमी युक्त भूमि भी कहते हैं। दलदलीय क्षेत्र मित्रों, आर्द्रभूमि बायोम वह बायोम है जहां पर पानी मृदा के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बना देता है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहली बार जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन बुलाया गया था वो कहाँ बुलाया गया था? तो ईरान में एक रामसर शहर है और वहीं पे बुलाया गया था। इसलिए क्या होता है कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तो भारत का जो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है मित्रों वो कौन सा है? तो सुंदरवन है। और पूछा कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा है? तो रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये रहा मित्रों हमारा छोटा सा एक प्रयास पर्यावरण, जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आजकल पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं मित्रों, तो हमें विशेषकर ध्यान देने की इस पर ज़रूरत है। तो एक बार चलिए मित्रों हम एक बार फिर से इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेते कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो हमारा टॉपिक था बायोम का अर्थ क्या है, और हमने पढ़ा कि बायोम जो होता है वो जैव क्षेत्र है जहाँ प्रजनन करने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो होते हैं, जिसमें एक प्रकार से जान होता है, जीव होता है जो प्रजनन कर सकते हैं। तो ये बायोम का जो मुख्य पार्ट होता है वो 2 पार्ट होता है। वो एक स्थलीय बायोम होता है और एक जलीय बायोम होता है। स्थलीय बायोम यानी कि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जो हैं वो सब स्थलीय बायोम के अंतर्गत आ जाएंगे। और जलीय एक बायोम है जो जल में रहने वाले हैं। तो स्थलीय बायोम को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं मित्रों? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वन बायोम, और
और वन बायोम को विषुवत-रेखीय वन तथा उष्णकटिबंधीय वन में विभाजित किया गया है। वन बायोम को यहाँ पे दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। एक विषुवत-रेखीय वन है और एक उष्णकटिबंधीय वन है। ये हो गया मित्रों। और उसके बाद दूसरा है घास बायोम। इसमें भी दो पार्ट हुए। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान एक होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा है टुंड्रा बायोम, जो कि स्थलीय बायोम का ही पार्ट है। चौथा है मरुस्थलीय बायोम, ये भी मरुस्थलीय बायोम, ये भी स्थलीय बायोम का ही पार्ट है। और बायोम का जो दूसरा पार्ट था, जो प्रकार था, वो था जलीय बायोम। तो हमने जलीय बायोम के भी अंदर पढ़ा कि जल के अंदर जो भी गतिविधियां होती है, तो चलिए मित्रों, फिर से हम एक नए टॉपिक में और एक नई आशा के साथ आप लोगों को हम मिलेंगे। तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।